नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट अंकित दुबे और आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कस्टमर रिव्यू की जो स्पेशल सीरीज चल रही थी उसका सेकंड एपिसोड। और इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं ऋषभ तिवारी, जो कि यामाहा R15 के एक कस्टमर हैं और इनके पास ये बाइक कई महीनों से मौजूद है और काफ़ी अच्छे से इन्होंने इस बाइक को इस्तेमाल किया है और रोज़मर्रा की जो दिक्कतें हैं बाइक से रिलेटेड उन्हें अच्छे से समझा है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस यामाहा R15 को लेकर कैसा रहा है। तो ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण हाईटेक के इस कस्टमर रिव्यू के एपिसोड में। थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच। तो ऋषभ, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आपको इस बाइक को लिए हुए कितना समय हो चुका है? मेरे को इसको खरीदे हुए अराउंड 9 मंथ्स हो गए हैं। एंड यामाहा की बाइक खरीदने का सिंपल एक मेरा रीज़न था, क्योंकि मेरे को यामाहा की बाइक शुरू से ही पसंद थी और R15 अपने सेगमेंट में आई थिंक सबसे बेस्ट बाइक है इफ़ यू आर लुकिंग इनटू अ स्पोर्ट्स सेक्शन। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किसी भी बाइक से लाइक RC RS, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट इन सेगमेंट। और मेरा मेन पर्पस यही था, क्योंकि इसकी इंजन रिफाइनमेंट हो जाए, चाहे इसका लुक वाइज हो, चाहे कैसा भी हो, R15 का लुक हमेशा से ही टॉप ऑफ द मोस्ट रहा है। तो ये मेरा मेन रीज़न था बाइक खरीदने का। अच्छा, ये बताइए, अगर आप यामाहा R15 नहीं खरीदते तो ऐसी कौन कौन सी बाइक्स थी आपकी लिस्ट में जो कि आपके पास एक ऑप्शन के तौर पर थी? तो मेरी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे इंटरसेप्टर थी। मैं इंटरसेप्टर लेने ही गया था, बट इंटरसेप्टर की जो वेटिंग लिस्ट थी वो बहुत लंबी थी। मतलब आप मान लीजिए 6 मंथ्स का टाइम उन्होंने मेरे को दिया था, जिसमें दे वर नॉट श्योर कि वो उस टाइम पे भी डिलीवर कर पाएंगे। तो वहाँ से फिर मैंने देखा कि यामाहा मेरे को शुरू से ही पसंद थी, तो मैं यामाहा का शोरूम भी था बगल में, तो मैं यामाहा के शोरूम में गया एंड यामाहा के शोरूम में जाके मैंने एक टेस्ट ड्राइव ली, R15 की ली एंड MT15 की ली। तो मेरे को R15 उस टाइम बहुत अच्छी लगी। मेरे को लगा कि यार स्पोर्ट्स बाइक मेरे को शुरुआत से ही पसंद थी। तो मैंने यामाहा के बारे में पता करा और उनसे पूछा कि वो कब तक डिलीवर कर सकते हैं। एंड उन्होंने एट अ टाइम उन्होंने बोला कि आप आज बुक करिए और आज शाम तक आप बाइक ले जाइए। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार एट अ टाइम डिलीवरी। और सबका यही मन होता है कि अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो, अगर आप किसी चाह से जा रहे हो कि ये बाइक चाहिए और आपको एट अ टाइम मिल जाए, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड उस टाइम के लिए। तो अच्छा, ये बताइए कि यामाहा R15 को लेने की विशेष वजह आपके लिए क्या है? अंकित, इसको लेने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न था इसका इंजन रिफाइनमेंट। अगर आप इस सेगमेंट की बाइक्स को देखेंगे तो 155 सीसी में आई थिंक इससे बेस्ट बाइक कोई नहीं हो सकती। ये आप मान लीजिए कि कंपेयर करूं मैं अगर RC RS से, तो ये उसको भी टक्कर दे रही है आज के टाइम में। इसकी टॉप स्पीड अराउंड 150 जो कंपनी ने बोली गई है, जो मैंने लास्ट चलाई थी इट विल बी अराउंड 135। सो स्पीड के मामले में बहुत अच्छी है। दूसरा, इसका इंजन रिफाइनमेंट, बहुत ही प्यारा इंजन है, कोई नॉइज़ नहीं है। ठीक है, यामाहा ने एक ऐसी बाइक बनाई जो इनकम्पेरेबल है। ठीक है, आप किसी से भी इसे कंपेयर नहीं कर सकते इन दिस सेगमेंट। उसके अलावा इसमें स्लीपर क्लच इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, वो आपको इस सेगमेंट की बाइक में आई थिंक नहीं मिलेगी। इसकी राइडिंग बहुत एग्रेसिव है। अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक सेक्शन में जाना चाहते हैं तो इट्स द बेस्ट। इट्स वेरी एग्रेसिव। आपका राइडिंग स्टाइल प्रॉपर चेंज हो जाता है। अगर आप कभी भी जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये हर सेगमेंट के साथ फिट हो सकती है। चाहे वो 350 सीसी की बाइक हो, चाहे वो 1000 सीसी की बाइक हो। ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पर टक्कर नहीं दे पाएगी, ये टक्कर दे सकती है, बट या उतना उनके बराबर नहीं चलेगी। बट हाँ, आप कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये बाइक बराबर नहीं चल रही है। सो दैट्स द पॉजिटिव पॉइंट फॉर R15। तो इसलिए मेरे को ये बाइक बहुत, मेरी फर्स्ट आफ्टर इंटरसेप्टर ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आई और मेरे को फर्स्ट लुक में ही ये बाइक मेरे को पसंद आ गई थी। ऋषभ, आपने यामाहा R15 की खूबियां तो काफ़ी सारी बता दी, लेकिन इसमें खामियां क्या क्या हैं? एक बार उन्हें भी ज़रा बता दीजिएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी खामियों की, तो सबसे बड़ी बात है इसकी लाइट। इसकी थ्रो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए मेरे को आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने अलग से लाइट्स लगवाई हुई हैं। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल, जब मैंने बाइक ली थी, अगर मैं नॉर्मल ड्राइव पे भी जा रहा हूँ, रात में निकलता हूँ अगर मैं, तो इसकी थ्रो इतनी नहीं है कि ये यहाँ से थोड़ी दूर भी देख पाए। ठीक है, आप रात में इसमें ट्रैवल करना इट्स नॉट सेफ फॉर फैमिली। अगर आप अकेले हो, सिंगल हो, तो आप ट्रैवल कर सकते हो, बट कम स्पीड पे। बट अगर आप ज़्यादा स्पीड में करोगे तो आई डोंट थिंक कि ये सेफ़ है किसी के लिए भी। सो सबसे पहली डिसएडवांटेज तो इसकी ये है। दूसरी है इसकी पिलियन सीट, इट्स नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। इसमें आप सिंगल बंदा ही ड्राइव कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि कोई पीछे बैठे तो आई थिंक वो अनकंफर्टेबल होगा थोड़ा, क्योंकि ये इट्स नॉट फॉर
एनीवन कि इस पे कोई बैठ के आप ट्रैवल कर सके। हाँ, नॉर्मल आप कहीं पर भी जा सकते हो, इधर उधर आप नॉर्मल अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप जा सकते हो कि आप 45 मिनट से 1 आवर की ड्राइव कर सकते हो। बट आपको अगर थोड़ा लंबा जाना है तो आई थिंक इट्स नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। एंड इसकी थर्ड डिसएडवांटेज है इसकी हीटिंग प्रॉब्लम। अगर गर्मी के टाइम में अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आपने थोड़ा स्पीड में चला लिया अगर गाड़ी, आप 100 से ऊपर हो, तो ये बहुत ज़्यादा हीट करती है। ऑल्दो इसका इंजन बहुत रिफाइन है, होना नहीं चाहिए ऐसा, बट गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा हीट होती है। आप जीन्स भी अगर आप पहन के ड्राइव कर रहे होगे तो आई थिंक आपको बहुत हीट का सामना करना पड़ेगा। अच्छा ऋषभ, जैसा कि आपने बताया कि इस बाइक में काफ़ी सारे आपने मॉडिफिकेशंस करवाए हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो मॉडिफिकेशंस क्या है एक्चुअल में, और ओवरऑल अगर हम प्राइस की बात करें तो इन मॉडिफिकेशंस के साथ कि इस बाइक की कॉस्ट अब कितनी है? अंकित, इसमें सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट था वो लाइट का था, तो उसके लिए फॉग लाइट बहुत ज़रूरी थी। तो सबसे पहले मैंने इसमें फॉग लाइट का काम करवाया। फॉग लाइट के बाद क्योंकि R15 सबसे बेस्ट सेलिंग बाइक है आज के टाइम में, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई थी, तो इसलिए मैंने आगे इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन करवाए बबल वाइज़र में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो आगे है वो पूरी मॉडिफाइड है। इसमें मैंने बबल वाइज़र चेंज करवाया है, नीचे R1 का लुक दिया हुआ है, उसके अलावा नीचे का पैनल ऑल मैंने चेंज करवाया हुआ है। उसके अलावा मैंने इसमें हज़ार्ड लाइट्स लगवाई हुई हैं, साइड में क्रैश गार्ड लगवाया हुआ है, और मैंने पहले लाइट्स भी चेंज करवाई थी बट वो इसमें फिट नहीं हुई तो मैंने उसे फिर से चेंज करी है। तो ये सारा मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करवाया हुआ है, और ये अराउंड मेरे को 20,000 का पड़ा मॉडिफिकेशन, और बाइक कॉस्ट थी 1,81,000 जो कि ऑन रोड प्राइस थी सब चीज़ों को मिला के। तो अगर आप इसकी टोटल कॉस्टिंग करें तो इट विल बी अराउंड 2 लाख। तो अब बाइक तो आपने खरीद ली, लेकिन अगर हम आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो डीलरशिप पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अंकित, मैं अगर आपको बताऊं स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग में आई थिंक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा, क्योंकि जिस दिन मैंने बाइक ली थी तो एट अ टाइम उन लोगों ने डिलीवरी तो दे दी थी, बट मेरे दिमाग में तब भी ये था कि अगर कोई और, क्योंकि मेरे को MT-15 भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं थोड़ा डाइसी हो गया था उस टाइम पे। तो मैंने कंपनी वालों से बात करी, क्योंकि बाइक भी डिलीवर उन लोगों से ही करवाई थी, मैं खुद नहीं लेके आया था, उन लोगों ने मेरे घर पे डिलीवर करी। और नेक्स्ट डे जब मैं सुबह सुबह उनके पास पहुंचा, मैंने उन्हें बोला कि इन केस इफ़ आई हैव टू चेंज माई व्हीकल, सो क्या चेंज हो सकते हैं? उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। उन्होंने अलग अलग एक्सक्यूज़ेस दिए, क्योंकि मैंने चलाई भी नहीं थी बाइक, अराउंड 25 किलोमीटर्स चली हुई थी। उन्होंने एक्सक्यूज़ेस देने शुरू कर दिए कि आपका इंश्योरेंस हो गया है, सब चीज़ हो गई है, हम बाइक चेंज नहीं कर सकते। बट इंश्योरेंस कंपनी में हमने कॉल करा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, 24 आवर्स का टाइम होता ही है। और हमें आई थिंक 10 to 12 आवर हुए थे लिए हुए बाइक को। तो उस टाइम का मेरा काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि कंपनी ने एट अ टाइम हमें मुंह पे मना कर दिया, किसी ने भी हमारा सपोर्ट नहीं करा। ऑल्दो हम 10,000 एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हो गए थे, तब भी वो लोग नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। बट इट वॉज़ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी। बट अगर मैं बात करूँ सर्विस की, तो सर्विस के टाइम पे आई थिंक मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक। सर्विस में हमेशा जो भी मैकेनिक होता है या जो भी वहाँ पर सर्विस वाले बंदे होते हैं वो बहुत अच्छे से डील करते हैं, और वो बाइक को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट भी करते हैं। तो सर्विस में नो इश्यूज़, बट स्टार्टिंग पॉइंट में मेरे को बहुत इश्यूज़ आए थे, तो दैट्स द मेन पॉइंट। अच्छा ऋषभ, अब हम आखिरी सवाल की बात करें, या फिर एक तरीके से देखा जाए एक सजेशन की बात करें, तो आपकी तरफ से यामाहा को लेकर क्या सजेशंस रहेंगी? अंकित, यामाहा को अगर मैं अपने हिसाब से मैसेज देना चाहूँ अपनी बाइक को लेके, तो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट होगा वो लाइट को लेके। उन्हें लाइट पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसकी लाइट का थ्रो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे मेजर पॉइंट ये होगा कि वो लाइट पे काम करें। टेक्नोलॉजी पे भी उन्हें अब काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी बाइक्स ऐसी आ रही हैं जिनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी बेटर है इससे, तो टेक्नोलॉजी दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरा, आई थिंक पिलियन में वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर बंदा बाइक लेता है तो वो सिर्फ राइडिंग के लिए नहीं लेता, उसके और भी पर्पस होते हैं कि वो किसी को बिठा सके। और आई थिंक अभी जो सीट की सिचुएशन है उस पर कोई नॉर्मली आराम से बैठ नहीं सकता, तो थोड़ा काम उन्हें आई थिंक सीट पे भी करना चाहिए पिलियन पे। मेरे को इसके अलावा और कोई फॉल्ट नहीं लगता, तो मेन चीज़ें यही हैं जिनको चेंज करना चाहिए कंपनी को। तो ऋषभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जागरण हाईटेक के लिए अपना समय निकालने के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर या फिर यामाहा R15 को लेकर, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ऋषभ आपके उन सभी सवालों का जवाब दे, या फिर हम खुद आपके उन सभी सवालों का जवाब देंगे।